हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर हैं यूपी TSS A&M फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो यार मिडवाइफरी का हमारा लेक्चर नंबर 26 पढ़ रहे हैं। तो 25 लेक्चर हमने पढ़ लिया है, तो प्ले लिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है। करा प्रीक्लेम्सिया की मुख्य विशेषता क्या होती है। उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया, मधुमेह और एनीमिया, हृदय गति में कमी या लो ब्लड प्रेशर। तो कह रहा है प्रीक्लेम्सिया की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न किसके कारण होती है। RH असंगति, बैक्टीरियल संक्रमण, आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की अधिकता। तो कह रहा है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न तो होता है RH असंगति के कारण। RH इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया में मुख्य समस्या क्या होती है। समय से पहले प्रसव, रक्तस्राव, भ्रूण की असामान्य स्थिति, गर्भाशय का संकुचन। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया में होता है क्या। हमारा राइट आंसर हो जाएगा रक्तस्राव, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का मुख्य कारण क्या है। माता और भ्रूण के बीच आर्य असंगति, माता में कुपोषण, माता का हाइपरटेंशन या फॉलिक एसिड की कमी। तो कह रहा नवजात में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का मुख्य कारण क्या है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माता और भ्रूण के बीच RH असंगति। नेक्स्ट कह रहा ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य क्या है। रक्तचाप कम करना, गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करना, श्वसन क्रिया को तेज करना, हृदय गति को नियंत्रित करना। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन क्या है का मुख्य कार्य क्या है। तो गर्भाशय को संकुचन को क्या करना, उत्तेजित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम किससे संबंधित है। गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया। तो कह रहा हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम किससे संबंधित है। गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा फोर्ब्स कैलकुलेशन किसके लिए किया जाता है। नवजात का अपगार स्कोर निकालने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स निकालने के लिए, या भ्रूण की अनुमानित जन्म तिथि ज्ञात करने के लिए, या नवजात का शारीरिक विकास जांचने के लिए। तो कह रहा फोर्ब्स कैलकुलेशन, फोर्ब्स कैलकुलेशन किसके लिए किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण की अनुमानित जन्म तिथि ज्ञात करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। कह रहा कंगारू मदर केयर का मुख्य लाभ क्या है। शिशु का तापमान बनाए रखना, शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, स्तनपान में सुधार, उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात में ट्रांजिएंट टैकीप्रिया का कारण क्या हो सकता है। जो हमारा नवजात है उसमें ट्रांजिएंट टैकीप्रिया का कारण क्या हो सकता है। जन्म के दौरान श्वसन तंत्र में तरल पदार्थ की अधिकता, अपरा की असामान्यता, समय से पहले जन्म या संक्रमण। तो हमारा कह रहा है कि नवजात में क्या ट्रांजिएंट टैकीप्रिया का कारण क्या हो सकता है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जन्म के दौरान श्वसन तंत्र में तरल पदार्थों की अधिकता। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन क्या होते हैं। प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन, नकली संकुचन जो प्रसव पूर्व होते हैं, नवजात में के फेफड़े की समस्या, भ्रूण के हृदय की धड़कन की असामान्यता। तो कह रहा ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन क्या होते हैं। तो हमारा हो जाएगा नकली संकुचन जो प्रसव पूर्व होते हैं। तो देखिए कह रहा है पार्टोग्राम किसके लिए उपयोग किया जाता है। गर्भावस्था की जांच जानने के लिए, स्थिति जानने के लिए, नवजात के विकास को ट्रैक करने के लिए, या प्रसव की प्रगति को मापने के लिए, या स्तनपान की गुणवत्ता जांचने के लिए। तो कह रहा पार्टोग्राम किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रसव की प्रगति को मापने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है हाइड्रामरियोस किस स्थिति को दर्शाता है। गर्भाशय में अत्यधिक एमनियोटिक द्रव, गर्भाशय में पानी की कमी, भ्रूण का अविकसित रहना, अपरा का संक्रमण। तो कह रहा हाइड्रामरियोस किस स्थिति को दर्शाता है। तो हमारा 12वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय में अत्यधिक एमनियोटिक द्रव को। नेक्स्ट कह रहा शोल्डर डिसलोकेशन प्रसव के दौरान कब होता है। जब गर्भनाल पहले निकल आती है,
जब भ्रूण का सिर नीचे नहीं आता, जब गर्भाशय का संकुचन असामान्य हो, जब भ्रूण का कंधा सुरोड़ी में फंस जाता है। तो कह रहा शोल्डर डिसलोकेशन। तो शोल्डर डिसलोकेशन प्रसव के दौरान कब होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब भ्रूण का कंधा सुरोड़ी में फंस जाता है। नेक्स्ट कह रहा नवजात में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम किस कारण से होता है? शिशु के फेफड़ों में मेकोनियम प्रवेश कर जाना, अपरा का असामान्य विकास, या समान ऑक्सीजन की अधिकता, या जन्म के बाद तापमान का गिरना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवजात में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, शिशु के फेफड़े में मेकोनियम प्रवेश कर जाना, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो जाता है जिसके कारण। नेक्स्ट गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? उच्च रक्तचाप, अनुवांशिक कारण, HPV संक्रमण या मधुमेह। तो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर का मुख्य कारण है HPV संक्रमण। तो HPV संक्रमण के कारण गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है। नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया नवजात में क्यों हो सकता है? गर्भकालीन मधुमेह के कारण, गर्भाशय में ऑक्सीजन की अधिकता के कारण, कम आयरन स्तर, अपरा संक्रमण। हाइपोग्लाइसीमिया नवजात में क्यों हो सकता है? तो हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भकालीन मधुमेह के कारण हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट रूबेला संक्रमण गर्भावस्था में होने पर क्या प्रभाव डाल सकता है? जन्मजात हृदय दोष, बहरापन, आंखों की समस्याएं, उपरोक्त सभी। तो रूबेला संक्रमण गर्भावस्था में होने पर क्या प्रभाव डाल सकता है? तो यानी हमारा हो जाएगा राइट आंसर जन्मजात हृदय दोष, बहरापन, आंखों की समस्याएं, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं आगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? रक्तचाप बढ़ाना, प्रसव को प्रेरित करना, स्तनपान को उत्तेजित करना, भ्रूण के विकास में मदद करना। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हमारा 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनपान को उत्तेजित करना। बढ़ते हैं आगे। ओलिगोहाइड्रामरियोस किस स्थिति को दर्शाता है? गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव की कमी, गर्भाशय में अत्यधिक रक्त प्रवाह, भ्रूण का असामान्य विकास, गर्भाशय संकुचन की अधिकता। तो हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव की कमी। तो बढ़ते हैं आगे। मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है? असामान्य भ्रूण का विकास, अपरा का असामान्य रूप से बढ़ना, गर्भपात, गर्भाशय संकुचन की असफलता। तो हमारा मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरा का असामान्य रूप से बढ़ना। तो हमारा हो जाएगा मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है? अपरा का असामान्य रूप से बढ़ना। तो बढ़ते हैं आगे। चोरियो एम्ब्रियोनाइटिस किस कारण से होता है? गर्भाशय में बैक्टीरियल संक्रमण के कारण, एमनियोटिक द्रव की अत्यधिक मात्रा, RH असंगति, अपरा का अपरिपक्व विकास। चोरियो एम्ब्रियोनाइटिस, चोरियो एम्ब्रियोनाइटिस जो हमारा चोरियो एम्ब्रियोनाइटिस किस कारण से होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय में बैक्टीरियल संक्रमण के कारण चोरियो एम्ब्रियोनाइटिस होता है। नेक्स्ट एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI का सामान्य मान कितना होता है? 5 से 8 सेंटीमीटर, 8 से 18 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर, 2 से 5 सेंटीमीटर। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI का सामान्य मान कितना होता है? तो हमारा 22 का हो जाएगा 8 से 18 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आगे। नवजात में टेट्रालॉजी ऑफ फैलाट किससे संबंधित है? जन्मजात हृदय रोग, फेफड़ों का संक्रमण, रक्त विकार, किडनी की समस्या। नवजात में टेट्रालॉजी ऑफ फैलाट किससे संबंधित है? तो हमारा 23वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्मजात हृदय रोग। नेक्स्ट हेमेटोमेसिस ग्रेविडेरम में प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? सांस लेने में दिक्कत, खून की उल्टी, शारीरिक कमजोरी, बेहोशी। तो हेमेटोमेसिस ग्रेविडेरम के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो हमारा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खून की उल्टी। बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशय। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उत्पादन शरीर में के किस भाग में होता है? तो हमारा 25वें का राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे।
कह रहा असामान्य प्रसव का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? श्रोण की असामान्यता, गर्भाशय का कमजोर संकुचन, भ्रूण का गलत पोजीशन में होना या उपरोक्त सभी। तो कह रहा असामान्य प्रसव का प्रमुख कारण, ये सारे क्या रहेंगे हमारे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा केफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का मुख्य कारण क्या होता है? भ्रूण का सिर बहुत बड़ा होना, माता की श्रोण सक्रिय होना, या अपरा का सही रूप से कार्य न करना, या केवल ए तथा बी सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? सही। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही। नेक्स्ट। कह रहा एक्लेम्सिया में मुख्य जटिलता क्या होती है? हृदय गति धीमी होना, मधुमेह बढ़ना, दौरे आना, या श्वसन क्रिया रुक जाना। तो कह रहा एक्लेम्सिया में मुख्य जटिलता क्या होती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दौरे आना। तो कह रहा क्या एक्लेम्सिया का प्रमुख जटिलता क्या है? दौरे आना। तो बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ब्रीच प्रेजेंटेशन का क्या अर्थ है? शिशु का सिर ऊपर और पैर नीचे होना, सिर नीचे और पैर ऊपर होना, सिर बाईं ओर झुका होना, या सिर दाईं ओर झुका होना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु का सिर ऊपर और पैर नीचे होना क्या है? ब्रीच प्रेजेंटेशन कहलाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है डायबिटिक एम्ब्रियोपैथी किस कारण से होती है? माता में थायराइड की समस्या, भ्रूण में कैल्शियम की कमी, अपरा में रक्त प्रवाह की अधिकता, माता को गर्भाशय के दौरान मधुमेह होना। तो हमारा डायबिटिक एम्ब्रियोपैथी क्या होता है? तो किस कारण से होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता को गर्भावस्था के दौरान मधुमेह होना। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।